जय भीम नव बुद्धा साथियों। मैं हूं राम लखन और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल राइटिंग एंड स्पीच में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे अधिक से अधिक लोगों को ये मालूम हो सके कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए साहित्य में उन्होंने क्या संदेश दिया है। आखिर उससे जो लोग वंचित हैं आज तक, उन्हें किस तरह से नुकसान हुआ है, और जो लोग यदि समझ जाते हैं, यदि उस साहित्य से जागरूक होते हैं या उसको ये समझ लेते हैं कि परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा क्या निर्देश हमको दिए गए हैं, आखिर वो किस तरह का समाज चाहते, तो जाहिर सी बात है कि समाज निश्चित तौर पर आगे बढ़ेगा। खैर, बिना किसी भूमिका के आते हैं और आज का टॉपिक है परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखे गए एनालिसिस ऑफ कास्ट का आखिरी टॉपिक है, जिसे बोलते हैं सारांश। और इसमें बाबा साहब अम्बेडकर ये बताते हैं सारांश में कि भाई जो भी मैंने एनालिसिस ऑफ कास्ट में जो बातें बताई हैं, जो मैंने भाषण पढ़ा है, वो काफ़ी लंबा हो गया, ये मैं मानता हूँ। लेकिन अब ये इतना विस्तृत हुआ, इसकी भरपाई कैसे होगी ये आप पर निर्भर करता है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं जात पात तोड़क मंडल के लोगों को, और ये भी बताते हैं कि मैंने इसमें काफ़ी खरी भाषा का प्रयोग किया है, और आपसे मैं इसे स्वीकार करने के लिए तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, ये निश्चित है कि यदि भविष्य को बेहतर बनाना है तो फिर इसका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है, गहराई से अध्ययन करना ज़रूरी है। और ये निश्चित तौर पर मैं कह सकता हूँ कि जो विचार हैं, जो एनालिसिस ऑफ कास्ट में कहे हैं, उसमें बाबा साहब अम्बेडकर अपने बारे में बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के विचार हैं कि जो सत्ता के हाथ का खिलौना नहीं है, और ना तो ये बड़े लोगों के बड़प्पन की चापलूसी करने वाला है, जिसका ये ऐसे व्यक्ति के विचार हैं जिसका सारा का सारा जीवन गरीबों, पिछड़ों, दबे कुचले लोगों की मुक्ति के लिए, उनके आत्मसम्मान के लिए संघर्ष में बीता है। अब इतना सब करने के बाद जो पुरस्कार मिला है राष्ट्रीय पत्रिकाओं में और राष्ट्रीय नेताओं से, वो ऐसा मिला है जिसमें अब शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, झूठे आरोप लगाए गए हैं। अब ये पुरस्कार जो मिलने का कारण था वो क्या था? वो कारण ये रहा है कि मैं उनके चमत्कार में शामिल नहीं हो सका। वो चमत्कार कैसा था? वो चमत्कार ये था कि उत्पीड़कों की स्वर्ण मुद्राओं से पीड़ितों का दुख दूर करना और श्रमिकों के धन से गरीबी दूर करना या गरीबी मिटाना, ये जो चमत्कार था, जो आज भी आप देखते होंगे, इस चमत्कार में मैंने हिस्सा नहीं लिया। ये इस चमत्कार को न मैंने स्वीकार किया और न ही मैंने उनका साथ दिया। इसीलिए वो लोग मेरा विरोध करते हैं या मेरी आलोचना करते हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं, और ये भी कहते हैं कि मुझे खेद है कि मैं शायद आपका साथ नहीं दे पाऊँगा, क्यों करके मैंने धर्म छोड़ने का जो निर्णय ले लिया है, और उसे ये बताने का एक उचित समय नहीं है कि मैंने ऐसा क्यों किया है। लेकिन फिर भी मैं आपसे बाहर रह करके या आपके धर्म से बाहर रह करके मेरी पूरी तरीके से पूरी संवेदना होगी आपके साथ, जो भी मुझसे बन पड़ेगा वो मैं मदद कर पाऊँगा। इस तरह से नहीं, जैसा कि आज की स्थिति है वो नहीं रहने वाली। और ये बात जात पात तोड़क मंडल के लोगों को बताते हैं कि मुझे ये कहने में कोई गुरेज नहीं है कि आपको जाति पात को उखाड़ फेंकना चाहिए, क्योंकि ये वो दशा है जो पूरे समाज को खोखला कर रही है। और आपका जो उद्देश्य है वो जाहिर सी बात है कि राष्ट्रीय है, अब राष्ट्रीयता संबंधित है। और दूसरी चीज़ एक और भी है कि जो जाति है वो है हिंदुओं का प्राण। अब जब हिंदुओं का प्राण है तो फिर उस प्राण के लिए तो वो किसी भी हद तक जा सकते हैं उसे बचाने के लिए, लेकिन इसी से सारा जो वातावरण है वो जाति व्यवस्था से फिर दूषित हुआ है, या यूँ कहें कि दूषित हुआ है। और जब आपका उद्देश्य राष्ट्रीय है तो ये निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि
जो भी लोग जाति से पीड़ित हैं, वो चाहे शेड्यूल कास्ट के लोग हों, SC ST OBC या माइनॉरिटी के लोग हों, वो सभी लोगों का साथ तो आपको मिलना चाहिए, ये तो निश्चित है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आप स्वराज की लड़ाई भी लड़ रहे हैं, और यदि आप स्वराज की लड़ाई लड़ते हैं तो जाहिर सी बात है कि निश्चित तौर पर पूरा देश आपका साथ होगा, आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब देखा जाता है कि जब आप जाति के खिलाफ लड़ रहे हैं तो पूरा देश आपके खिलाफ होगा, क्यों करके ये जाति ही तो है, जो हिंदुओं का प्राण है वो सारा का सारा हिंदू समाज आपके खिलाफ हो जाएगा। इसलिए मेरा मानना है कि आपको ये जाति व्यवस्था को उखाड़ फेंकना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मेरे तरीके से आप उखाड़ फेंकें, आप अपने तरीके से उखाड़ फेंक सकते हैं, आप अपने तरीके से इसे कर सकते हैं। लेकिन अब दूसरी बात यहाँ पर ये आ जाती है कि स्वराज प्राप्त करने के बाद भी सबसे बड़ा जो कारण है वो है सुरक्षा, और हिंदुओं की स्वराज से ज़्यादा ज़रूरत है सुरक्षा की। और ये सुरक्षा तभी संभव है जब जाति व्यवस्था मिटा दी जाए। जाति व्यवस्था मिटाने से आज जो आंतरिक बल है वो बढ़ेगा, और किसी भी समाज की सुरक्षा के लिए आंतरिक बल का होना बहुत ज़रूरी है। ये बात बाबा साहब अम्बेडकर बताते हैं। और बिना आंतरिक बल के तो स्वराज पाना मेरे ख्याल से तो गुलामी की दिशा में एक और कदम होगा। इस तरह की बात कहते हुए परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर अपने भाषण का समापन करते हैं। एक सबसे बड़ी जो बात है जिसलिए ये भाषण पढ़ना समझना बहुत ज़रूरी है, वो ये कि आखिर ये पढ़ा क्यों नहीं जा सका। पढ़ा ना जाना किस चीज़ का प्रतीक है, संकेत है, वो काफ़ी चीज़ें जो ये जात पात तोड़क मंडल के द्वारा परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर को आमंत्रित करना और फिर उस सभा को निरस्त करना और ये आपत्ति बताना कि इसमें जो बातें बताई गई हैं उनसे हमें कुछ और मतलब विरोध है, या हम नहीं चाहते कि वो सब बातें कहनी चाहिए। आखिर वो ऐसी कौन सी बातें थी जिन्हें जात पात तोड़क मंडल नहीं सुनना चाहता था। तो ये ऐसी कोई बात अभी तक तो सामने नहीं आई, पूरे टॉपिक हो गए। एक आखिरी टॉपिक जो एक्चुअली में है तो प्रथम प्रस्तावना जो भूमिका के रूप में बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा पढ़ा गया था, उसे शुरुआत में किसी कारणवश मैं नहीं बता पाया, और मैंने जो भाषण था वो सारा बताया और भूमिका रह गया है, इसलिए उसको आखिरी में बताया जाएगा। इस तरह से वो पूरे के पूरे 26 टॉपिक ख़त्म होते हैं जिन्हें बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा लिखा गया और प्रस्तुत किया गया। लेकिन जहाँ से प्रस्तुत किया जाना था वहाँ से वो नहीं हो सका। उससे बहुत सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाती हैं कि उस समय का जो सवर्ण समाज था, जो नेतृत्व कर रहा था, वो इन चीज़ों पर गौर नहीं कर रहा था जिनके नाम पर वो संगठन चला रहे थे, जैसे जात पात तोड़क। अब तो जात पात तोड़ने की बात जब बाबा साहब कह रहे हैं तो उस पर कहाँ आपत्ति हो सकती है, लेकिन उन्हें आपत्ति हुई और वो भाषण नहीं पढ़ा जा सका। उन्होंने कट्टरता का ही समर्थन किया, जो कट्टर हिंदुत्व था उसका समर्थन किया, लेकिन जाति को ख़त्म करने के लिए कोई खास कदम नहीं उठाए गए। और यही कट्टरता जब उस समय थी आज भी बरकरार है। यदि उस समय भाषण को बाबा साहब पढ़ देते तो शायद कुछ लचीलापन आता, लोगों में कुछ जागरूकता बढ़ती, और उस समाज के मंच से पढ़ देने से उस समाज के लोगों में ये जागरूकता फैल जाती कि हमारे द्वारा वाकई कुछ ना कुछ अन्याय हो रहा है हमारे देश के समाज पर, हमें उसे छोड़ देना चाहिए। ये बहुत सारी जानकारियां हैं जो एनालिसिस ऑफ कास्ट में है, जिसे मेरे ख्याल से तो हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और जो नौकरी पेशे वाले लोग हैं, क्योंकि नौकरी का मतलब ही रहता है कि आर्थिक रूप से आप गरीब नहीं हैं, अमीर हैं, ये बात मैं नहीं कहता, लेकिन गरीब तो नहीं है। कम से कम साहित्य तो खरीदा जा सकता है, पढ़ा जा सकता है, असलियत को जाना जा सकता है। आपकी आज से पहले अतीत में स्थिति क्या थी, आज यदि कुछ डेवलप हुआ है तो उसका कारण क्या है, और आगे यदि डेवलप रहना है तो किस तरह से, ये सारी चीज़ें परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर के साहित्य में मिलती है। इसलिए उस साहित्य को समझना, पढ़ना और इसके बाद औरों को भी समझाना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय।